सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का क्वांटा पर कौन बनेगा जीके चैंपियन के सेशन में। सभी को मेरा एक बार फिर से आदर और सम्मान, और उसी के साथ यहाँ पे हम शुरुआत करने जा रहे हैं द मोस्ट अवेटेड सेशन कौन बनेगा जीके चैंपियन। जी हाँ, एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म जो आपके ज्ञान को काफी उच्च स्तर पर ले जाएगा और जो आपके आने वाले एग्जाम हैं अपकमिंग मंथ्स में, उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से इस सेशन को ज्वाइन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चंस आंसर्स देखते हैं जो आपके पूरे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इन द जीके करंट अफेयर का जो सेक्शन है, करंट अफेयर का जो सेक्शन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम एमसीक्यू जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं। एक नए थीम के साथ जो शुरुआत हुई है, जो काफ़ी पसंद किया जा रहा है आप सभी बच्चों के द्वारा, तो इसको हम यहाँ पे आज चौथे एपिसोड में शामिल हुए हैं और आगे बढ़ाते हैं इस प्रक्रिया को, और उम्मीद करते हैं सभी लोग भारी संख्या में ज्वाइन कर लें सेशन को और हम आगे बढ़ते हैं। तो स्वागत है एक बार सभी लोगों का फिर से। चलिए जुड़ते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो स्वागत है सभी लोगों का फिर से और शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रॉग आ चुके हैं, गौतम आ चुके हैं। नमस्कार बच्चों, नमस्कार। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आज देखते हैं किन किन बच्चों के द्वारा सबसे ज्यादा सही जवाब दिया जाएगा। सेशन के आखिरी में आप देखते रहिएगा किसका ज्यादा प्रश्न सही है, उसको ढेर सारी बधाइयाँ मिलेंगी। वीक के अंत में भी देखिए प्रावधान रखा गया है कि आप सभी को कुछ न कुछ बख्शीश के रूप में भी दिया जाए। डेली आप क्वेश्चंस देखिए, वीक का पूरा देखिए, महीने का पूरा देखिए, तो आपके पास एक भंडार समझ लीजिए क्वेश्चंस के हो जाएंगे। और महीने भर में ढेर सारे क्वेश्चन, कई महीनों में ढेर सारे क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं क्या लेवल आपका बनने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में जितनी सतर्कता होगी उतने ही क्वेश्चन की एक्यूरेसी भी आपकी जरूर होगी। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और वो आगे रहेगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों, और देखिए ध्यान से और बताने की कोशिश कीजिए। द क्वेश्चन इज अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स डे। जी हाँ, 29 अगस्त है, 29 अगस्त है, और आज का दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। और उसी के ही ऊपर आपका देखिए प्रश्न आ चुका है। जी हाँ, विच प्रेस्टिजियस अवार्ड इज नॉट कन्फर्ड ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। देयर आर 4 ऑप्शंस: मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड। एक सही, 3 गलत। समय की शुरुआत होती है अब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस। तो फाइनल टाइम इज ओवर। सही उत्तर आपने अपना लॉक कर दिया होगा। और यहाँ पे देखते हैं किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। और गौतम, वाइट पिक्स, रचित, फ्रॉग, बहुत बढ़िया। आयुष शुक्ला ने भी यहाँ पे सही जवाब देने की कोशिश किया है, इज गोइंग विद पद्मश्री, वेरी गुड। लव चौधरी, आशिया ऑलमोस्ट इज गोइंग विद पद्मश्री। और सही जवाब के साथ मुझे भी जाना होगा, क्योंकि हमारा काम ही है कि सही जवाब बताना और उसके बारे में आपको रोल करवाना। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज पद्मश्री, 100% राइट आंसर। और ढेर सारी बधाई उन सारे बच्चों को, किसी ने भी गलत जवाब नहीं दिया। दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन भी यहाँ पे बताती है कि बेहतर, बहुत ही बेहतर है। और एनालिसिस आप अपने बारे में करोगे जब सारे क्वेश्चंस का सही आंसर होगा। ठीक है, तो पद्मश्री अवार्ड
इस अवार्ड के दायरे में नहीं आता। ठीक है, तो आज क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये ध्यान रखिएगा। अलग से भी आपसे पूछ लेते हैं किस दिन मनाया जाता है, 29 अगस्त, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ध्यानचंद, द मैजिशियन ऑफ हॉकी। ठीक है, जो जादूगर माने जाते थे हॉकी। तो यहाँ पे थोड़ा हम और जानकारी लेंगे इनके बारे में। मेजर ध्यानचंद जो तीन गोल्ड मेडल देखिए आपके दिलवाए थे 1928, 32, 1936 ओलंपिक्स में। ठीक है, फिर उसके साथ साथ आप यहाँ पे कई सारी जानकारी आप और देख सकते हैं अबाउट, ठीक है, जो इंटरनेशनल हॉकी खेले 1926 से लेके 1949, तो हमें इसके बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से अलग से एक क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है। ठीक है, हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है। पद्म भूषण देखिए इनको दिया गया इन द ईयर 1956 में। ठीक है, 1956 में देखो ये रिटायर्ड वगैरह हो गए थे, मेजर के पद पे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चलिए बच्चों आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके सामने। वेरी गुड टू ऑल, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आता है। देखिए दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन इज अबाउट भारत फॉरकास्ट सिस्टम। अभी हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आ चुका है। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द भारत फॉरकास्ट सिस्टम। बीएफएस अभी रिसेंटली आपका लॉन्च हुआ है, जो पूरी तरीके से आपको फॉरकास्टिंग करेगा किसका, मौसम का, कब बारिश होगी कब नहीं, तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा। जो पहले आप देखते रहे होंगे कई 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे बारिश होती थी, फिर उसके बाद दूसरे गांव में हो रही, यहाँ नहीं हो रही है, तो अब एग्जैक्ट आप पता लगा सकते हो। हाई रेजोल्यूशन पर 6 किलोमीटर के रेजोल्यूशन पे इसको बनाया गया है सुपर कंप्यूटर की मदद से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका रहेगा एग्जाम के लिए, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन इज अबाउट किसने बनाया है, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द भारत फॉरकास्ट सिस्टम। IMD दिल्ली, इसरो, IITM पुणे के द्वारा इसको विकसित किया गया है। एंड द फोर्थ ऑप्शन NCMRWF। 4 ऑप्शंस, 3 गलत 1 सही। समय की शुरुआत होती है अब। सोचिए बच्चों। टाइम यहाँ पे खत्म होता है और एक बार फिर से भारी संख्या में बच्चे एडवाइस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, विच इंस्टीट्यूशन, जो बीएफएस आपका यहाँ पे फाइनली बनाया है। क्या हुआ, अच्छा वॉइस नहीं आ रही है, अच्छा मैं देखता हूँ बच्चों। हाँ, तो आई होप ऑडियो में थोड़ा दिक्कत है। यस, तो आई होप आवाज आप तक पूरी क्लियर आई होगी। चलिए, वेरी गुड, कोई बात नहीं, आपका कुछ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, या आवाज आप वॉल्यूम वगैरह थोड़ा बढ़ा लें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। माइक को भी देखिए मैंने सही से यहाँ पे लगा लिया है, एग्जैक्ट नहीं लगा था। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज आई थिंक ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गए होंगे और सही जवाब भी यहाँ पे बता रहे होंगे IMD दिल्ली। ओके, चलो, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, IITM पुणे के द्वारा बच्चों इसको डेवलप किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो आपका यहाँ पे कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा और पूरी तरीके से इसके बारे में आपको जानकारी भी मिल जाएगी। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है भारत फॉरकास्ट सिस्टम, जो ग्राउंड ब्रेकिंग वेदर मॉडल ऑफरिंग करेगा। ये सबसे बड़ी खास बात है, 6 किलोमीटर के रेजोल्यूशन की फॉरकास्टिंग करेगी, जो अभी तक ग्लोबल लेवल पे भी देखा जाए तो 12 से 15 किलोमीटर की
आपका रिजोल्यूशन हुआ करता था, अभी भी दुनिया में बहुत सारे देशों पे चल रहा। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो हमने ये सिस्टम क्रिएट किया है। ये 6 किलोमीटर के रिजोल्यूशन में देख लेगा, मतलब और एग्जैक्ट पता लगा लेगा, एक्यूरेसी और बेहतर हो जाएगी, 30-40% एक्यूरेसी और बढ़ रही है कि बारिश वगैरह, मौसम कहाँ पे कब, देखिए वेदर कंडीशन वगैरह कब कैसे बदल जाता है, तो ये बड़ी जल्दी आपका पता लगाएगा और एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। तो ये डेवलप किया गया है विद IITM पुणे के साथ, ठीक है। तो देखिए किस किस के लिए फायदा होगा, मानसून ट्रैकिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर प्लानिंग, इंश्योरिंग लोकलाइज्ड वेदर प्रोडक्शन फॉर द रूरल एंड अर्बन एरियाज। अब आप बता सकते हो कि मेरे गांव में बारिश होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पे 10 से 15 किलोमीटर के रेजोल्यूशन पे है, लेकिन ये आपका किस पे है, 6 किलोमीटर के रेजोल्यूशन पे। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसकी हेल्प से, किस सुपर कंप्यूटर की हेल्प से हमने ये अचीवमेंट हासिल किया है जो BFS अपना बनाया है। तो यहां पे देखिए अर्का और अरुणिका, ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया जो बहुत ही हाई, आप देखोगे कैलकुलेशन जो होता है ना, आप सुपर कंप्यूटर आप देखोगे कि कम समय में मिलियन बिलियन कैलकुलेशंस करते हैं, तो वो यहां पे आपका बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये सुपर कंप्यूटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए बहुत बढ़िया सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए जल्दी से। तो क्वेश्चन इज अबाउट, यस जी हाँ, अभी आपने देखा, आपके समय 2-4 दिन पहले ही इसको ऑब्जर्व किया गया है। आई होप आपको एग्जैक्ट डेट पता होगी। डेट इज अबाउट पूछा जा रहा है, नेशनल स्पेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे। किस दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्पेस दिवस जो आपका नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त या फिर 24 अगस्त? काफी आसान क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट देखा जाए तो करंट अफेयर, स्टैटिक जीके किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या इवेंट्स हुआ रिलेटेड टू स्पेस प्रोग्राम वगैरह, वहाँ पे पूछ सकते हैं। या अलग से ही आपसे पूछ ले किस दिन मनाया जाता है, अभी रिसेंटली इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। ये आपका 25 जो 2025 है, ये आपका 2nd एनिवर्सरी है, तो आप समझ सकते हैं 2023 में सबसे पहली बार हुआ, तो आप जान जाओगे किस दिन हुआ। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही जवाब की तलाश है मुझे, और समय यहाँ पे जल्दी से शुरू कर देता हूँ, सोचिए जल्दी। यस, तो फाइनल आंसर सभी लोगों को आ चुका है। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज मैक्सिमम इज गोइंग विद बी सी, यानी यहाँ पे देखिए मिक्स आंसर आ रहा है। श्रिया ने भी आंसर दिया है 23 अगस्त, लव चौधरी बी के साथ हैं, आशिया, फ्रॉग, रचित, कशी, वेरी गुड टू ऑल। तो सभी लोग यहाँ पे सही जवाब देने की कोशिश में हैं, बट द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जो गए हैं वही बिल्कुल सही जवाब बताएं। याद होगा आपको 2023 में 2023 में चंद्रयान 3 मिशन जो लैंड किया था फाइनली मून पर, तो उसी के दिन के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे मनाते हैं आपका नेशनल स्पेस डे के रूप में, ठीक है, 23 अगस्त, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस बार का जो 2025 है उसका थीम क्या रखा गया? आर्यभट्ट टू गगनयान। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट जो हमने बात किया था। तो आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो 23 अगस्त इसरो चंद्रयान 3 मिशन आपका जो फाइनली सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था नियर द साउथ पोल। ये बड़ा ध्यान में रखना आपको, कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि चंद्रमा पर कहां पे उतरा था, तो साउथ पोल पे उतरा था, ठीक है। और भी यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस, ठीक है। विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर गया वहां पे, और ये देखिए जिस पॉइंट पे उतरा उसको भी हमने एक नाम दिया, शिव शक्ति नाम दिया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, आगे आपके काम आ सकता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के रूप में, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फाइनली हम यहाँ पे बात करेंगे अगले प्रश्न के लिए, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं क्या होगा आंसर।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 130th कॉन्स्टिट्यूशन बिल आया पार्लियामेंट में, जो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया बाय द अपोजिशन। तो उसी के बारे में यहां पे पूछा जा रहा है। हाउ मेनी consecutive डेज ऑफ डिटेंशन लीड टू ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ पीएम, सीएम एंड मिनिस्टर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो 2025 आया। 30 दिन के भीतर या 30 दिन का जो आप दिन पार कर जाएंगे, अगर डिटेन करके आपको रखा जाता है तो आप ऑटोमेटिकली अपने पद से हट जाएंगे, या 15 दिन, 60 दिन, 90 दिन। उस बिल में प्रावधान रखा गया है ना कि अगर आपके ऊपर कोई चार्ज लगता है, कोई आपके ऊपर जुर्म, अगर आप जो ऐसा कोई जुर्म करते हैं जिसकी सज़ा 5 साल तक है, तो उसके केस के दायरे में आपको क्या रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा, बिना किसी अभी कोई ट्रायल वगैरह भी नहीं हुआ समझ लीजिए। लेकिन अगर 30 दिन का आप वक्त बिता देते हैं तो आपको बाहर होना पड़ेगा, अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही दिन दिया गया है 30, 15 या 60 या फिर 90 डेज। सोचिए, जल्दी से बताइए। समय शुरुआत होता है अब। 30 सेकेंड्स आपके पास है। यस, टाइम इज ओवर नाउ। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, देखते हैं किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। अच्छा, 36 डे पर रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपने जानकारी दी अलग से, लेकिन आपसे पूछा कितने दिन तक, तो 31 यहाँ पे नहीं है, तो क्या किया जाए, ठीक है। तो वही आपके अकॉर्डिंग 30 डेज होगा। यस, होना ही चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने एक ही साथ यहाँ पे अपने प्रश्न का जवाब लॉक किया है। 30 डेज, यस, 100% राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 30 दिनों का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है इस बिल में, जो यहाँ पे बातें करेगा कि जो लगातार 30 consecutive डेज तक ऑन चार्ज दैट कैरी अ मिनिमम सेंटेंस ऑफ 5 years, जिसका 5 साल का प्रावधान होगा। तो दिस clause strength accountability and ensure that the individuals holding the highest security position cannot continue in office while under the prolonged detention। मतलब इसका मतलब यही है कि अगर आपने कोई जुर्म में कुछ किया है तो आप उस पद पे ज़्यादा दिन तक नहीं, या जेल में रहते हुए आप इतने बड़े पद पे नहीं रह सकते, यही किया जा रहा है। तो इसमें देखिए अपोजिशन भी यहाँ पे सवाल उठा रहा है कि ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं, रीजनल आपके जो सरकारें हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, कई सारी बातें हैं इसके अंतर्गत। तो इसके बारे में अलग से मैंने वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। और अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। चलिए देखिए प्रश्न, देखिए बच्चों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा सही जवाब। ओह, ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ग्रैमी अवार्ड काफी जाना माना विश्व स्तर का पुरस्कार है। तो ये अवार्ड, ये पुरस्कार किस फील्ड, किस क्षेत्र में दिया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने। म्यूजिक के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, या जर्नलिज्म के क्षेत्र में, या एनवायरमेंट, वातावरण जो आपका है उसको बेहतर करते हैं आप, तो उसके क्षेत्र में आपको दिया जाएगा, या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। 4 ऑप्शंस, 3 गलत, 1 सही। और समय की शुरुआत करते हैं, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से देखिए, सही जवाब बताइए। तो फाइनली यहाँ पे आंसर दे दिया है बच्चों ने भारी संख्या में, और देखते हैं क्या सही जवाब है इस प्रश्न का कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में, किस फील्ड में दिया जाता है। और यहाँ पे आंसर आ रहा है वाइपिक्सिया, आदित्य, आशिया, लव चौधरी। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने यहाँ पे जवाब दिया है, और सब जा रहे हैं म्यूजिक के क्षेत्र में, यानी ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है म्यूजिक के क्षेत्र में, और ये बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये अवार्ड अभी तक
किसको सबसे ज़्यादा बार मिल चुका है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सब भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखिए ना, ग्रैमी अवार्ड आर प्रेस्टिजियस accolades in the music industry recognizing excellence in various genres and technical fields। ठीक है, तो इसका शुरुआत जो की गई है 1959 में की गई है और दे आर प्रेजेंटेड एनुअली बाय द रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, तो स्टेब्लिश इन 1959, ठीक है, रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा दिया जाएगा। किस देश में है? आपके यूएस में। तो यहाँ पे आप देखोगे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कैटेगरीज देखिए, 90 कैटेगरीज में इसको दिया जाता है। ठीक है, 1959 लॉस एंजल्स से शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा बार देखिए किसको दिया गया है, बियॉन्स को 32 ग्रैमी अवार्ड्स। ठीक है, कितने लोग हैं एक ग्रैमी अवार्ड के लिए सपना देख रहे हैं? आपके प्यारे चहेते हनी सिंह, जो अभी तक उनका सपना है कि ग्रैमी अवार्ड जिस दिन ले आऊँगा उस दिन 100-200 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा हनुमान जी को। ठीक है, तो वो सपना आप देखते हैं कब पूरा होता है। खैर कमबैक हो चुका है, क्या पता कुछ ऐसा म्यूजिक बना दे और वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, कुछ पता नहीं रहता ना किसी का। अब यहाँ पे आप देखोगे माइकल जैक्सन को मोस्ट विन्स इन अ सिंगल नाइट, माइकल जैक्सन हो। और सबसे बड़ी बात आज क्या है, 29 ऑफ अगस्त, द बर्थ एनिवर्सरी, आज के दिन ही जन्म हुआ था माइकल जैक्सन जी का, जो किंग ऑफ पॉप कहे जाते हैं। तो उनके जैसे लोग भी कभी कभार ही आते धरती पे। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, अबाउट एक्सप्लेनेशन भी हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे बनता है आपका। हाँ, कुछ और शायद इंफॉर्मेशन थी मेरे ख्याल से। यस, आगे बढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि इंडियंस भी कई सारे हैं जो इस अवार्ड को पा चुके हैं। ठीक है, 10-12 लोग हैं और यहाँ पे ये कुछ जाने माने नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं। पंडित रविशंकर जी हैं, या रहमान जी हैं, ठीक है, आर माधवन जी हैं, अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ, आपके जाकिर हुसैन साहब हैं, तो इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। पंडित रविशंकर जो 5 बार इनको मिल चुका है, मैक्सिमम फॉर एन इंडियन, ये भी ध्यान में रखिएगा, किस भारतीय को किसको सबसे ज़्यादा बार मिला है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर उसके साथ साथ आप देखोगे शंकर महादेवन हो गए, ठीक है, गणेश राजगोपालन हो गए, तो ये सब बड़े बड़ी शख्सियत हैं। यार रहमान साहब हो गए, तो इन सबको ग्रैमी अवार्ड, जाकिर हुसैन हो गया, ठीक है, जाकिर हुसैन हो गए, इनको देखिए आपको 4 बार मिल चुके हैं, तो ध्यान में आप रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो फाइनली प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है किसके बारे में? कोर्ट पोएट, किसी कोर्ट पोएट के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। यस, क्वेश्चन अबाउट बाणभट्ट। तो बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ व्हिच एम्परर? इनमें से किस सम्राट के कोर्ट पोएट हुआ करते थे बाणभट्ट? 4 ऑप्शंस आपके सामने, जिसमें से आप 3 गलत आंसर चुनेंगे अगर उसके साथ जाएंगे, और सही जवाब 1 है। तो कौन थे वो एम्परर सम्राट? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, या फिर चौथा ऑप्शन कनिष्क, राजा कनिष्क। 4 महान सम्राट। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? समय शुरू हो चुका है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और आंसर देने की कोशिश की। तो कौन थे वो सम्राट जिनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे बाणभट्ट, द राइटर ऑफ हर्षचरित? ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एनीवन जो सी के साथ गए हूं, तो सही जवाब यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। क्या होगा सही जवाब? हर्षवर्धन होगा यहाँ पे सही जवाब, जो आपके लिए एग्जाम में सही रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर, लास्ट ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ एंशिएंट इंडिया आप कह सकते हो। ठीक है, जिनकी कई सारी रचनाएं, खुद भी काफ़ी बड़े विद्वान, काफ़ी बड़े कवि हुआ करते थे हर्षवर्धन। ठीक है, जो पुण्यभूति वंश से बिलोंग करते थे, तो इनके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी ले लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे बाणभट्ट, जो आज संस्कृत स्कॉलर एंड पोएट ऑफ इंडिया। ही वॉज द आस्थाना कवि इन द कोर्ट ऑफ किंग हर्षवर्धन। ठीक है, जो 606 से लेके 647, ये भी इंपॉर्टेंट, कभी कभी यही पूछ लेते कब से कब तक उनका समय था। ठीक है, कादंबरी भी इनकी बहुत बड़ी रचना है बाणभट्ट की, कभी कभी पूछा जाता है ऑथर्स और बुक के जो टॉपिक में से, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके आ चुका है। क्वेश्चन इज अबाउट स्टैटिक जीके। लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपका स्टैटिक जीके ही था। जरूर आपने पढ़ा होगा, जरूर इसके बारे में जानकारी होगी। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। यानी जो मदर गॉडेस की पूजा हुआ करती थी, मातृ देवी की पूजा हुआ करती थी, तो इनमें से किस सिविलाइजेशन में उनकी पूजा होती थी? आर्यन सिविलाइजेशन, मेडिटेरियन सिविलाइजेशन, या आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार आप पढ़ चुके हैं। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका समय शुरुआत होता है। अब जल्दी सोचिए क्या होगा। यस, तो राइट आंसर द क्वेश्चन बच्चों, किस किस ने सही जवाब दिया? हाशिया, इर्मिका, वेरी गुड। फ्रॉग, सी और डी में से थोड़ा कंफ्यूज हैं। चलिए आपके कंफ्यूजन दूर करते हैं और सही जवाब की तरफ चलते हैं। अगर आपने सी उत्तर चुना एग्जाम में तो आप बिल्कुल सही रहोगे। ठीक है, जो हड़प्पन के लोग हुआ करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हुआ करते थे, वही पूजा किया करते थे मदर गॉडेस की। किसकी पूजा किया करते थे? मदर गॉडेस की। ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी है, और इसी तरीके से आप कई सारी मूर्तियाँ वगैरह पाई गई हैं, तो इससे पता चलता है कि उनकी जो पूजा था नेचर से था, मदर गॉडेस से था। तो यहाँ पे आपके बारे में जानकारी रहेगी। ठीक है, चले आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। यस, क्वेश्चन आ चुका है। क्या है प्रश्न, देखते हैं। यस, करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। किस सिटी के द्वारा होस्ट किया जाएगा अगला जो आने वाला हमारा कॉमनवेल्थ गेम है इन द ईयर 2026? विच सिटी विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम? ग्लासगो, बिरमिंघम, मेलबर्न या फिर सिडनी? सही जवाब क्या होगा सोचिए और जल्दी से जवाब दीजिए। वक्त भी शुरू हो रहा है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखते हैं किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है इस प्रश्न का। वेरी गुड टू ऑल। अच्छा हाँ, देखिए आप लोग हिस्ट्री की बुक पढ़े होंगे ना, वहाँ से क्वेश्चन आ गया आपका, तो वही कोई पढ़ाई बेकार नहीं जाती है। और फाइनली इसका भी आंसर देखिए आप लोग ने सही दिया होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं मेलबर्न में होगा सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ग्लासगो में होगा अकॉर्डिंग टू आशिया। ओके, आशिया ने यहाँ पे बता दिया और भी जानकारी दे दिया है। वेरी गुड। तो फाइनल आंसर यहाँ पे सही जवाब ए ही होगा, ग्लासगो में होगा। अगर जिसने गलती की है, फैक्ट नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब ध्यान में रखिएगा अगला कॉमनवेल्थ हमारा कहाँ होगा? ग्लासगो में होगा। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है जो आपको बता देगी। अगस्त महीने में, मतलब अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल पूरा है। ठीक है, तो कई सारे स्पोर्ट्स इस गेम से बाहर भी कर दिए गए हैं, जैसे बैडमिंटन, शूटिंग, रेसलिंग वगैरह। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देखोगे 10 गेम ही होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान में आप रख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर। तो प्रश्न है अबाउट द ब्राउन रेवोल्यूशन। यस, काफी करंट, नजदीक के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पॉसिबिलिटी बनती है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने है। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ब्राउन रेवोल्यूशन 2.0 इन इंडिया? अभी हाल ही में दूसरा वर्जन स्टार्ट किया गया है, दूसरा चरण स्टार्ट किया गया है ब्राउन रेवोल्यूशन का। तो किस पे ये फोकस है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज प्रमोटिंग लेदर एंड कॉफी प्रोडक्शन,
लेदर कॉफी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, या रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ एंड इंप्रूविंग एग्रोवेस्ट मैनेजमेंट, या इंक्रीजिंग डेयरी प्रोडक्शन, या एक्सपैंडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफी बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको इसको पता होना चाहिए। आर्टिकल वगैरह भी देखिए आपके पेपर वगैरह में आया था। समय शुरू करते हैं। हाँ सर बिल्कुल, जल्दी से हमें 30 सेकंड का समय दीजिए। यस, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, बी, सी या डी। देखते हैं किन किन बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। अच्छा, रिमिका को लग रहा है सर ए, बी में से कोई एक हो सकता है। लव चौधरी इज गोइंग बी। हशिया कह रही सर ए। ओके, प्रमोटिंग लेदर एंड कॉफी प्रोडक्शन, ये भी ध्यान में देखना होगा ना, ये हमारा दूसरा वर्जन है। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पे आप देखोगे क्या होने वाला है, रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ एंड इंप्रूविंग एग्रो वेस्ट मैनेजमेंट। जी हाँ, काफ़ी देखा जाए तो वेस्ट जो रेसिडुअल वेस्ट होता है आपका, जब आप देखोगे हार्वेस्टिंग वगैरह हो जाता है, कितने आप देखोगे आप 300-200 मिलियन टन्स आपके ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं, लोग जला देते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाता है। तो उसी को यहाँ पे हम सॉइल की हेल्थ को बेहतर करने के लिए, फर्टिलिटी को बेहतर करने के लिए इस रेवोल्यूशन की शुरुआत किए हैं दूसरे फेज में आके। वही आप देख रहे हैं, इंडिया जनरेट 350 to 900 मिलियन टन्स ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यूज एनुअली, जो क्या करता है, क्रिएटिंग चैलेंज इन द प्रॉपर मैनेजमेंट। काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम हम देखते हैं मोस्ट एग्रो वेस्ट इज बर्न, या तो जला दिया जाता है या ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, डिकम्पोज होता रहता है। ठीक है, कॉज अब इसका कारण क्या हो, इसका रीजन क्या होगा, फिर फाइनली पॉल्यूशन होगा, ग्रीन हाउस आपके एमिशंस होंगे, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन डिप्लेशन होगा। तो इसको बेहतर करने के लिए हम इंस्पायर्ड हुए हैं बाय द अमूल कोऑपरेटिव मॉडल, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड रूरल कोऑपरेटिव सिस्टम है। इज प्रपोज टू कन्वर्ट एग्रो वेस्ट इनटू कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड बायोचार। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्शन भी बेहतर होगी, प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी आपके बेहतर होंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे ब्राउन रेवोल्यूशन 2.0 स्टार्ट किया, जिसका एम क्या है, रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ, सिक्योरिंग फूड प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिंग रूरल लाइवलीहुड्स एंड सपोर्टिंग क्लाइमेट कमिटमेंट्स। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। हाँ सर बिल्कुल, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न जरा देखिए सर और इसके बारे में बताइए। तो बाय व्हेन हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट द टारगेट फॉर मीसल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन। काफी खतरनाक संक्रामक बीमारियों में से एक, इसको हम फाइनली अब उस कगार पे आ चुके हैं जो एलिमिनेट करने यानी खत्म होने की कगार पे। दुनिया के बहुत सारे देश इसको खत्म भी कर चुके हैं। ठीक है, तो हम भी अब टारगेट रख लिए हैं कि अगले आने वाले 1-2-3 सालों में हम इसको जड़ से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों में काफ़ी बड़े लेवल देखी जाती है, खांसी जुकाम बुखार होता है, आप चेहरे वगैरह पे देखते हो, खुराक जिसको आप कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उसको यहाँ पे कब तक टारगेट रखा गया खत्म करने का, 2025 में खत्म कर देंगे, मतलब इसी साल या 1 साल बाद 26 या 28 या फिर 30 में। ठीक है, तो सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए, क्या होगा राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो सोचने का वक्त भी आपको देना होगा। यस, चलिए सोचिए और सही जवाब बताइए। तो फाइनल आंसर देखते हैं किन किन बच्चों ने दिया। हर्मिका इज गोइंग विद 2030 सर, 2030 तक। काफ़ी थोड़ा समय दीजिए सर कई साल लग सकते हैं, 2030 तक हम खत्म कर देंगे। कुछ बच्चे 28-25, लेकिन जो लोग 2026 के साथ होंगे वो बधाई के पात्र होंगे।
ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। जो टारगेट रखा गया है इसको फाइनली हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स गोल टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला इन द इंडिया बाई 2026 थ्रू 100% इम्यूनाइजेशन कवरेज। ठीक है, कई सारी कंट्रीज ने खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे WHO इसके बारे में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसको लेकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WHO हैज लॉन्च्ड अ ग्लोबल इनिशिएटिव कॉल्ड ग्लोबल एस्पेक्ट्स 3। और भी किन कारणों से चर्चा में रहा WHO भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इट एम्स टू इंश्योर एवरीवन हैज एक्सेस टू अफोर्डेबल आई केयर सर्विसेज बाई 2030। मतलब आंखों की समस्या, दिक्कत आज के समय देखिए दुनिया भर में लोग काफ़ी परेशान हैं, कई सारी बीमारियां होती हैं। यहाँ पे आप देखोगे WHO हैज फॉर्मली अवॉर्डेड इंडिया द सर्टिफिकेट ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द ट्रैकोमा, जो हम खत्म कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से WHO जो अलग अलग कामों को लेके साल भर में देखिए आपका 7 अप्रैल जो मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, तो उस दिन भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स आयोजित करता है WHO। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट द स्टैटिक इंफॉर्मेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, फाउंडेड इन विच ईयर। ठीक है, इन द ईयर 7 अप्रैल 1948। तो इसी 7 अप्रैल के दिन ही इसको फाउंडेड किया गया था। तो इसी वजह से इसमें को हम मनाते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, तो ये एक एजेंसी है आपके किसकी, यूनाइटेड नेशन की, एंड द हेडक्वार्टर लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज, 194, एंड द डायरेक्टर जनरल इज डॉक्टर टेड्रस। तो इनको आप अच्छी तरीके से पहचानते ही होंगे। कोरोना में अंकल कितने परेशान करते थे हम लोग को, ये करो वो करो, नहीं तो कोरोना मार देगा। ठीक है, कितना अवेयर करते थे। तो इनका भी हमें थैंकफुल भी होना है, और उसके साथ साथ डराते थे तो थोड़ा अंकल क्या ही बताएं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बच्चों, जल्दी से क्या है प्रश्न देखिए और सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन आपका आ चुका है। अबाउट द क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, और प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस स्टाइल, यानी इनमें से कौन सा डांस क्लासिकल डांस के दायरे में नहीं आता। मतलब 3 ऐसे यहाँ पे डांसेस आपको दिख रहे होंगे जो क्लासिकल हैं, एक है जो नहीं है, कथक, कथकली, कलबेलिया या फिर ओडिसी। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट किया आई थिंक कई सारे बच्चों ने, और यहाँ पे आंसर भी दिया है। हिरमिका ने कलवेलिया, लव ने भी आंसर दिया है सी मीन्स कलवेलिया, बट फ्रॉग इज गोइंग विद डी, ओडिसी। इनके हिसाब से ओडिसी इज नॉट अ क्लासिकल डांस। ओके, चलो, तो आशिया भी कह रहे हैं सर कलवेलिया, तो यहाँ पे पता भी होनी चाहिए। देखिए आपका 8 डांसेस हैं जो आपके क्लासिकल डांसेस की श्रेणी में आते हैं, तो वो अगर आपको पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर उसको आपने लिस्ट भी पढ़ लिया है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। कथक भी आपने कई बार सुना है, कथकली भी कई बार सुना है, उड़ीसा की उड़ीसी भी आपने कई बार सुना है, कलबेलिया क्लासिकल डांस के रूप में आपने नहीं सुना है। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है जो नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी गुड टू ऑल, ढेर सारी बधाई, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा और देखिए जानकारी दे देता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो कलबेलिया देखिए डांस इस तरीके से होता है कलबेलिया। तो मेनली ये आपका ट्राइबल्स जो है राजस्थान में रहने वाले लोग हैं, उन समुदायों का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है। ठीक है, तो ये क्लासिकल डांस स्टाइल नहीं है, ये क्या है, एक फोक ट्रेडिशनल डांस है। कहाँ का, राजस्थान का। ठीक है, जिसमें अलग अलग यहाँ पे देखिए ये साज वगैरह पहन के, यहाँ पे आप ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट्स होता है, वियरिंग ऑर्नामेंट्स, आभूषण वगैरह पहनते हैं विद द डिफरेंट स्नेक मूवमेंट्स का। ठीक है, सांप की आकार के बने वगैरह होते हैं, और इसको फाइनली डांस वगैरह किया जाता है। इट शोज द इंट्रिकेट डीप कनेक्शन द ट्विन स्नेक्स एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब इनका सांप और इन्वायरमेंट से रिलेशन वगैरह इस तरीके से करके डांस करते हैं, और परफॉर्म बाय द ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी अदर जो डांसेस वगैरह थे
ये देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखिए रख दिया हूँ। ठीक है, तो बाकी कथक इज रिलेटेड टू नॉर्थ इंडिया। भी रिसेंटली आपका लास्ट ईयर सीयूटी वगैरह के एग्जाम में आया था। ठीक, कथकली आपका देखिए कहाँ से, केरला से है, और उड़ीसी आपका उड़ीसा से है। तो 3 ही आपको देखिए ऑप्शन में थे, ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन हो गया। उसके साथ साथ फिर कभी आ जाए आपसे पूछ ले तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम देखिए तमिलनाडु, कथकली केरला हो गया, कथक नॉर्थ इंडिया से हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी। ठीक है, मणिपुर से है, केरला मोहिनीअट्टम, उड़ीसी उड़ीसा, और सतरिया आसाम से। ठीक है, पूरी तैयारी हो गई इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है और देखते हैं आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा। पूछिए। क्वेश्चन इज अबाउट author. Who is the author of the book The Buddha and His Dhamma? यानी द बुक द बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, या थे अब तो हमारे बीच नहीं है लोग, B.R. अम्बेडकर, सरोजनी नायडू, या राजमोहन गांधी। 4 बड़ी पर्सनैलिटीज आपके सामने, जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, एंड द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर साहब, सरोजनी नायडू, स्वर कोकिला, भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी। ठीक है, एंड द लास्ट ऑप्शन राजमोहन गांधी, ही वॉज ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी। तो 4 ऑप्शंस, 1 सही 3 गलत। समय की शुरुआत हो चुकी है। चलिए बच्चों, तो फाइनल आंसर आ चुका है आप सभी लोगों का। आई थिंक B.R. अम्बेडकर कुछ बच्चे हैं, लव चौधरी कह रहे हैं सर डी, राजमोहन गांधी, और कोई जवाब देना चाहेगा? चलिए, तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, ध्यान रखिएगा, राजमोहन गांधी बिल्कुल भी सही जवाब नहीं है। अगर आप इनके साथ जाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू के साथ भी जाएंगे तो गलत हो जाएंगे। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताबें जो काफ़ी जानी मानी किताबें हैं। सरोजनी नायडू काफ़ी जानी मानी फ्रीडम फाइटर पर्सनालिटी रही चुकी हैं। तो लेकिन यहाँ पे इनका प्रश्न जो पूछा गया है अबाउट दिस बुक, ये इनसे इनका ताल्लुकात नहीं है। ताल्लुकात है B.R. अम्बेडकर साहब का, जिन्होंने इस बुक को लिखा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानकारी भी मिल जाएगी इस प्रश्न से रिलेटेड। ठीक है, जो इन्होंने लिखा, और इसमें सारी बातें बताई। He gives a detailed insight into the life of Buddha, the principle of Buddhism and his core teaching, यानी बुद्ध के जो मुख्य सिद्धांत थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, टीचिंग्स थे, उनके जो उपदेश थे, उसके बारे में अच्छे तरीके से इन्होंने इंटरप्रेट करके इसमें लिखा। ठीक है, बाकी अदर पर्सनालिटीज के बारे में तो आप जान ही गए, बता ही दिया हूं आपको। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, B.R. अम्बेडकर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें और देखते हैं क्या है। चलिए, तो प्रश्न इज अबाउट करंट अफेयर। अभी हाल ही में यह प्रश्न आपका करंट अफेयर के रूप में चल रहा था। अच्छा, आज काफी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, हर दिन एक समाना, हर दिन कटे न एक समाना, मतलब हर दिन एक बराबर नहीं रहता। कभी ज्यादा क्वेश्चन आप सही कर सकते, कभी नहीं। क्वेश्चन इज अबाउट करंट अफेयर एंड द क्वेश्चन इज क्या है? Which state government has launched India's first drone-based artificial rain trial? अभी स्टार्ट हुआ है। किस स्टेट में भारत का पहला ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन, ठीक है, जो क्लाउड सीडिंग वगैरह की मदद से होता है? तो राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, या फिर हरियाणा में? जल्दी से आंसर बताएं और सही जवाब देने के बाद बधाई पाएं। क्या होगा बच्चों? सही जवाब क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से देखें और सही उत्तर चूज करें। तो यहां पे फ्रॉग ने बता दिया है, सर मेरा जवाब तो राजस्थान है। एनीवन एल्स? और जो अपने प्रश्न को फाइनल लॉक करना चाहता है? समय समाप्त हो चुका है एंड द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज राजस्थान। जी हां, सही जवाब है आपका राजस्थान, जो भी हाल ही में यहां पे इंडियाज
फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा समय नहीं दिया था मैं, ओ चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो फाइनली आंसर यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं और इसके बारे में जानकारी देखते हैं। देखिए यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, इस तरीके से आप देखे रहे होंगे सब लोग आ गए हैं। जब जेसीबी की खुदाई में हमारे यहाँ इतने लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे तो ड्रोन से बारिश हो रही है। ठीक है, तो राजस्थान लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन ट्रायल एट रामगढ़ जो डैम है उसी के पास है। ठीक है, द प्रोजेक्ट यूजेस अराउंड, देखिए 60 से ज़्यादा ड्रोन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक रिजर्वियर है, लगभग 20 सालों से सूखा हुआ है। ठीक है, 129 साल पुराना है, तो वहाँ पर भी पानी की समस्याएं तो है ही वहाँ पे। ठीक है, तो अब उसको पूरा करने के लिए, उस जलाशय को भरने के लिए, पानी की समस्या को दूर करने के लिए, इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, बेसिक्स एक्टिविटीज़ के लिए, तो इसको यहाँ पे शुरुआत की गई है। DGCA का भी यहाँ पे देखिए आपका वो मिल चुका है आदेश, परमिशन वगैरह। तो फाइनली इसको अब नए सिरे से शुरुआत की जाएगी और पायलट बेसिस पे भी शुरुआत हुआ, आगे भी बड़े लेवल पे किया जाएगा। तो आज का सेशन जो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा और आगे भी इस तरीके से हमारा सेशन चलता रहेगा और हम जुड़ते रहेंगे और प्रश्न उत्तर की जो गंगा है वो बहती रहेगी और आपके ज्ञान को बढ़ोतरी मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सेशन में भी आप सही जवाब देते रहें, जुड़ते रहें। और यहाँ पर आज का जो देखा जाए चैंपियन का अनाउंसमेंट होगा वो कौन होगा, तो अगर आप लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चंस आंसर्स को देखें हैं, जितना अभी तक यहाँ पे हुआ है, आज कितना क्वेश्चन आपने सही किया है वो अगर यहाँ बता देंगे तो यहाँ मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, नहीं तो बाद में कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, वहाँ आपको बधाइयाँ मिल जाएंगी। ठीक है, खैर जवाब सबने ऑलमोस्ट दिया और सही जवाब दिया है, गलतियां हो जाती हैं एक दो, तो जो गलतियां हुई हैं उसको हम सुधार करेंगे और आगे आने वाले समय में अगर प्रश्न आते हैं इन टॉपिक से तो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज का सेशन काफ़ी बेहतर रहा होगा आप लोगों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।